नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? जरा मुस्कुराइए। आप सभी को पता है हम इकाई 3 जरा मुस्कुराइए की चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम अभ्यास में प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 इन तीनों प्रश्नों की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे और समझेंगे कि आपको उसमें क्या करना है और उसमें क्या-क्या आपको पढ़ना है। चलिए तैयार हो जाइए, अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और चलिए देखते हैं कि अभ्यास के प्रश्न नंबर 3 में आपके पाठ्य पुस्तक में से आपको क्या सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मुस्कुराइए सभी बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक बूढ़े व्यक्ति का चित्र है और उसके साथ में एक वृद्ध महिला का चित्र है। अब इन दोनों को मैं आपके सामने शब्दों के रूप में दर्शाती हूं कि मैं किस तरह से बोलूंगी। बूढ़ा, बुढ़िया। इसी तरह आगे एक और चित्र देखिए। आपको ये लोग हाय कर रहे हैं। हेलो बच्चों, ये लोग हैं दादा और दादी। ये आगे देखते हैं। यह चित्र क्या दर्शा रहा है बच्चों? लड़का और लड़की का एक चित्रात्मक प्रदर्शन है। अब बताइए बच्चों, यह किसका चित्र है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यह है एक गाय और एक बैल का चित्र। तो बच्चों, आपने कुछ अनुमान लगाया कि आज हम क्या सीखने वाले हैं? मैंने आपको 3-4 चित्र दिखाए। बूढ़ा बुढ़िया, दादा दादी, लड़का लड़की, गाय बैल। तो क्या मेरे इन उदाहरणों से आपके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है? आज हम सीखेंगे लिंग परिवर्तन के बारे में। पर इस लिंग परिवर्तन से संबंधित प्रवृत्ति करने से पहले आइए हम जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं और उसके कौन-कौन से प्रकार हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण, इस उदाहरण को देखकर आप बिल्कुल सरलता से समझ जाएंगे कि हमें अपनी प्रवृत्ति में क्या करना है। देखिए, पुरुष जाति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। लड़का, पिता, भाई, शेर, मामा, कुत्ता आदि। इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं बच्चों। और स्त्री जाति में क्या उदाहरण दिए गए हैं बच्चों? ध्यान से पढ़ेंगे हम। लड़की, माता, बहन, शेरनी, खिड़की, मामी, बिल्ली आदि। बच्चों, स्त्री जाति के उस उदाहरण में आपको खिड़की एक ऐसा उदाहरण भी दिख रहा है। वह एक वस्तु है। आप पहले ही लिंग की परिभाषा में यह जान चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु दोनों में ही हम पुरुष जाति और स्त्री जाति का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए अपनी पाठ्य पुस्तक की जो अभ्यास की प्रवृत्ति है प्रश्न नंबर 3, उस पर हम पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करके उसको समझेंगे। प्रश्न नंबर 3 की सूचना, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। दूसरा वाक्य है, एक आदमी ने मुझसे कहा। और तीसरा वाक्य है, लेखक कहानी लिख रहा है। अब इन 3 वाक्यों में आप ध्यान देंगे बच्चों की एक एक शब्द है वह रेखांकित है। तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है उसी शब्द का लिंग परिवर्तन कर कर हमें इस वाक्य को फिर से लिखना है। अब जो पहला वाक्य है, जिस शब्द को रेखांकित किया गया है वह शब्द है दादाजी। यह पुरुष जाति है, तो उसको यदि हमें स्त्री जाति के संदर्भ में लिखना है तो हम कौन सा शब्द लिखेंगे बच्चों? हमारा जवाब होगा दादी जी। तो देखिए, अब यह वाक्य क्या बन जाएगा? मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, मेरे दादाजी है तो मेरे की जगह क्या हो जाएगा? मेरी
दादी जी यात्रा पर। दादाजी के लिए हमने गए शब्द का उपयोग किया है, दादी जी के लिए हम गए के स्थान पर गई हैं ऐसा लिखेंगे। तो मैं वाक्य बोल रही हूं, अब ध्यान से सुनिए। मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य क्या लिखा है? एक आदमी ने मुझसे कहा। आदमी शब्द जो है वह पुरुष जाति का शब्द है। अब हमें इस शब्द का स्त्री जाति में जो शब्द बनता हो वह लिखेंगे। तो आदमी, तो उसका लिंग परिवर्तन शब्द क्या होगा बच्चों? औरत। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? देखिए, एक औरत ने मुझसे कहा। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। लेखक कहानी लिख रहा है। जो रेखांकित शब्द है वह है लेखक। तो अब हमें लेखक की जगह उसका स्त्री जाति का शब्द लिखना है। तो वह क्या होगा? लेखिका। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? लेखिका कहानी लिख रही है। रहा की जगह क्या हो जाएगा? रही। इन 3 वाक्यों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसी तरह हम आगे के वाक्य देखेंगे और उन्हें अब आप जल्दी से समझ पाएंगे। आइए बाकी के वाक्य देखते हैं। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। इसमें रेखांकित शब्द है मालकिन। तो उसके लिए यदि हमें पुरुष जाति का शब्द बनाना है तो वह क्या होगा? मालिक। तो हमें इस वाक्य को मालिक शब्द लिखकर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरी मालकिन, मेरी की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? मेरे। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। 5वां वाक्य क्या दिया है हमारे पास? बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। रेखांकित शब्द है मोर। यह एक पुरुष जाति का शब्द है मोर, और उसके लिए स्त्री जाति का जो शब्द बनेगा वह है मोरनी। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। लगा की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? लगी। ये आपको खास ध्यान रखना है। अगला जो वाक्य है हमारे पास, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। शेर शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है और अब आप सबको आता है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। रहा है की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? रही है। चलिए आगे के वाक्य देखते हैं। सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, तो बताइए सेठ, उसके लिए हम स्त्री जाति का कौन सा शब्द बनाएंगे? सेठानी। बिल्कुल सही। तो अब हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? हमारा वाक्य बनेगा सेठानी दुकान में बैठी हैं। बिल्कुल सही। बैठे की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? बैठी। बहुत अच्छे। आगे का हमारा वाक्य है, अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापक की जगह क्या होगा? अध्यापिका। अध्यापिका पढ़ रही हैं। आगे देखिए, पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित के नीचे रेखा खींची हुई है। पंडित जो पुरुष जाति का शब्द है उसके लिए हम स्त्री जाति का कौन सा शब्द बनाएंगे? पंडिताइन। ध्यान से देखिए, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लगे की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? लगी। अब अंतिम वाक्य देखते हैं। लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो पुरुष जाति का शब्द जो है वह लड़का है और उसके लिए हम जो शब्द लिखेंगे वह है लड़की। तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। बहुत अच्छे। तो अब आप इन सभी वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में घर पर लिखेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न 4 की सूचना आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों। उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आगे देखिए, एक उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है। शब्द है घर। घर शब्द से आपको 4 वाक्य बनाने हैं। वाक्य प्रयोग जब हम करते हैं तो इसका अर्थ यही है बच्चों कि उस वाक्य में वह शब्द का आना आवश्यक है। यह उदाहरण दिया गया है। हम वाक्यों का पठन करते हैं। मेरा घर सूरत में है। दूसरा वाक्य देखिए,
मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तीसरा वाक्य है मेरे घर में 3 कमरे हैं। और चौथा वाक्य है मैं अपना घर साफ रखता हूँ। आपने ध्यान से देख लिया बच्चों, चारों वाक्य में घर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह यह जो उदाहरण अभी हमने देखा घर शब्द को लेकर, इसी तरह आपके पाठ्य पुस्तक में और 5 शब्द दिए गए हैं जिनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, परंतु एक एक शब्द के लिए हमें 4-4 वाक्य बनाने हैं। तो आइए पहला शब्द देखते हैं और उससे संबंधित जो मैंने वाक्य बनाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो पहला शब्द दिया है हमारे अभ्यास में वह है बाग। मैंने वाक्य बनाए हैं, आइए पठन करते हैं। मैं बाग में बैठा हूँ। मुझे बाग के पौधे पसंद हैं। तीसरा वाक्य है मेरे घर के पास एक बाग है। और चौथा वाक्य है बाग में कई तरह के फूल खिले हैं। तो बच्चों आपने ध्यान से देखा, 4 वाक्य रचना हमने की है और चारों वाक्यों में जो शब्द सब जगह दिखाई दे रहा है वह है बाग, क्योंकि हमें बाग शब्द को लेकर ही वाक्य प्रयोग करना है। आइए इसके बाद वाला जो शब्द है वह हम देखते हैं। दूसरा शब्द जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह है नदी। तो देखिए, नदी कल कल बहती है। मुझे नदी के किनारे सैर करना पसंद है। तीसरा वाक्य है मेरे घर के पास एक नदी है। नदी का पानी खेती के काम आता है। तीसरा शब्द जो दिया है वह है दोस्त। तो आइए देखते हैं कौन सा वाक्य बनाया है हमने। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। मुझे अपना दोस्त पसंद है। तीसरा वाक्य है मेरा दोस्त मेरी मदद करता है। और चौथा वाक्य है दोस्त के काम में हाथ बटाना चाहिए। तो बच्चों 3 शब्दों के वाक्य प्रयोग हमने देखे, बाग, नदी और दोस्त। पाठ्य पुस्तक में 5 शब्द दिए गए हैं। बाकी 2 शब्द जो हैं उनका वाक्य प्रयोग आपको अपने आप खुद से करना है। चलिए मैं दिखाती हूँ वो 2 शब्द कौन से हैं। जो चौथा शब्द दिया गया है वह है पसंद, और जो 5वां शब्द दिया गया है पाठ्य पुस्तक में वह है कहानी। तो पसंद और कहानी, इन 2 शब्दों से संबंधित 4 वाक्य आपको स्वयं बनाकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। और शर्त वही रहेगी, मात्राओं की भूल ना हो तथा बहुत ही सुंदर हो। आपको मैंने उदाहरण में 3 शब्द बता दिए हैं, बाग, नदी और दोस्त। और एक उदाहरण जो घर शब्द के लिए है वह तो आपके पाठ्य पुस्तक में ही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम प्रश्न 4 अभ्यास जो है वह पूर्ण करते हैं। और आइए अभ्यास के अंतिम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। परंतु उस प्रश्न की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी कहानी आपसे बांटना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक जगह पर एक दुकान के सामने कुछ मित्रों का समूह खड़ा था। 4-5 मित्र वहां पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और आनंद कर रहे थे। उन्हीं मित्रों में से एक मित्र जो है वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मुझे सभी खेलों के बारे में सब कुछ पता है, सारे खेल के नियम मैं अच्छे से जानता हूँ। कबड्डी में ऐसा होता है, क्रिकेट में ऐसा होता है, हॉकी में इस तरह से खेला जाता है, इस खिलाड़ी का यहाँ घर है, इस खिलाड़ी ने इतने 6 मारे हैं, इस खिलाड़ी ने इतने मैच जीते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। वहीं पर एक व्यक्ति उनसे थोड़ी सी दूरी पर जो खड़ा था वह खुद क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी था। जब वह उसकी बातें सुन रहा था, मैंने जो आपसे बातें कही उससे ज्यादा भी और सब बातें वे मित्र कर रहे थे, पर जब उस व्यक्ति ने वह बातें सुनी
तो उसने सोचा कि अरे इसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है खेलों के बारे में, और सारी जो बातें वह अपने मित्रों से कह रहा है अपनी बड़ाई हाँकने के लिए, वह सब तो अधूरी है और आधी तो गलत भी है। तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह व्यक्ति उनके पास जाता है और कहता है, वह उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा भी है, तो वह कहता है, देखो बेटे, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसका आपके पास संपूर्ण ज्ञान न हो उसके बारे में पूरी तरह जाने बिना दूसरों के साथ उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने समझाया कि यदि हमारे पास ज्ञान अधूरा हो तो वह ज्यादा खतरनाक होता है। अज्ञानी होना एक बात है कि आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान पढ़कर पा सकते हैं, पर अधूरा ज्ञान, गलत ज्ञान किसी को देना, उसके लिए यह कहावत प्रसिद्ध है, अधजल गगरी छलकत जाए। एक और कहावत इसके लिए कही जाती है, थोथा चना बाजे घना। एक खाली मटका हो अगर बच्चों, और उसमें आप एक कंकर डालेंगे और बजाएंगे तो बहुत ज्यादा आवाज आएगी, पर यदि वह मटका भरा हुआ है वस्तु से या पानी से, तो क्या उसमें ठन ठन की आवाज आएगी? नहीं आएगी। तो यदि हम ज्ञान से भरे होते हैं तो हम जो दूसरों को प्रदान करते हैं वह भी अर्थपूर्ण होता है। तो इसी तरह हमारे हिंदी विषय में बहुत सारे शब्दों के समूह मिलकर कहावत बनाते हैं, और उन कहावतों का उपयोग हम वाक्य में या किसी भी घटना से संबंधित कोई बात कहनी हो तो हम कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा कहे, मैं तो यह 6 फीट की दीवार कूद कर पार कर लूंगा, और मान लीजिए उसका कद बहुत ही छोटा है, तो कोई उसे कह सकता है, यह मुंह और मसूर की दाल, मतलब यह तो संभव ही नहीं है। तो इस तरह की कहावतें हर भाषा में पाई जाती हैं, हिंदी विषय हो, अंग्रेजी हो या गुजराती हो। आपके माता पिता भी, आपकी जो घर की बोलचाल की भाषा है गुजराती, उसमें कई सारी कहावतें, जिन्हें हम गुजराती में कहवतों ऐसा कहते हैं, इनसे आप परिचित होंगे। तो हिंदी में उसे कहावत कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ कहावतें आपके अभ्यास में दी गई हैं, उनके बारे में अर्थ भी दिया गया है। उदाहरण देखकर उनको हम समझेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका उदाहरण मैंने आपको दिया। अब आइए देखते हैं हमारे अभ्यास का प्रश्न। सूचना इस प्रकार है बच्चों, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। पहली कहावत जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, अक्ल बड़ी या भैंस, और उसका अर्थ दिया गया है, शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको बच्चों। एक पहलवान है, वह ऊंचा कद है और शरीर भी खूब एकदम सुडौल है। वह अपने घर में कसरत का अभ्यास कर रहा था। उसके कक्ष का दरवाजा खुला था। एक बिल्ली और उसका छोटा सा बच्चा बार बार उसके रूम में आ रहे थे और जा रहे थे, जिससे उसके कसरत के अभ्यास में विघ्न पड़ रहा था। तो उसने सोचा कि मैं इन बिल्लियों को भगा दूंगा और दरवाजा बंद कर दूंगा तो उन्हें भी खेलने में बुरा लगेगा, वे खेल नहीं पाएंगी। तो उस पहलवान ने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया और अपने उस कक्ष के दरवाजे में 2 छेद किए। एक बड़ा छेद बड़ी बिल्ली के जाने के लिए और एक छोटा छेद उसके बच्चे के आने जाने के लिए। उसने सोचा इस छेद में से वे बिल्लियां आएंगी और जाएंगी, जिससे मुझे ज्यादा विघ्न नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर हमारी कहावत आती है, अक्ल बड़ी या भैंस। वह पहलवान यह भूल गया कि बड़े छेद में से जो छोटी बिल्ली है वह भी तो जा सकती है, उसके लिए एक अलग छोटा छेद करने की आवश्यकता नहीं है। उसे जबरदस्ती अपने दरवाजे में 2 छेद किए, जिससे दरवाजा भी बिगड़ गया और उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए शरीर बड़ा होने से अक्ल भी बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। शरीर बड़ा होने की अपेक्षा में अक्ल बड़ी होती है। आइए अगली कहावत देखते हैं। अगली कहावत जो दी गई है वह है, आसमान से गिरा खजूर में
अटका। उसका अर्थ दिया है एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। विपत्ति का अर्थ क्या होता है बच्चों? मुसीबत। एक के बाद एक मुसीबत में फंसना। एक उदाहरण देती हूं आपको मैं। एक व्यक्ति सुनसान रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर अपनी गाड़ी के पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो रहा था। रास्ता सुनसान था और उसे डर लगा कि कहीं आगे पेट्रोल पंप शायद मुझे न मिले, मैं कैसे पेट्रोल भरा पाऊंगा। अभी वह इसी चिंता में ही था और थोड़ी दूर ही उसने अपनी गाड़ी चलाई कि गाड़ी का जो टायर है वह पंचर हो गया। अब उसने अपने आप से कहा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अभी तो एक विपत्ति से मैं निकला ही नहीं कि दूसरी विपत्ति आ गई। तो ऐसा कुछ जब हमारे साथ होता है, हम एक मुसीबत से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और अभी उससे निकल ही नहीं पाए हैं, तब तक हमारे पास दूसरी मुसीबत आ जाती है। तब ऐसी कोई घटना हमारे साथ घटती है तो हम कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक के बाद एक नई मुसीबत में फंस जाना। तो इस कहावत का अर्थ यहाँ पर इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आइए अगली कहावत देखते हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। अब यह आपके लिए शब्द भी नए हैं और कहावत भी बिल्कुल नई है। आपकी माता ने आपको पैसे देकर दुकान पर भेजा और कहा कि बेटा घर पर मेहमान आए हैं, चीनी खत्म हो गई है, चाय बनाना है, तुरंत जाओ और पास की दुकान से चीनी लेकर आओ, काम महत्वपूर्ण है। बच्चा घर से दौड़ा कि मुझे शक्कर लेने जाना है, मुझे चीनी लेने जाना है। रास्ते में 2-3 मित्र मिल गए। सोचा खाली कुशल क्षेम पूछकर मैं चीनी लेने चला जाऊंगा। बातों ही बातों में उसने इतना समय वहां बिता दिया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे चीनी लेने जाना था और वह उस काम को भूल गया। काम महत्वपूर्ण था, घर पर मेहमान थे, चाय बनानी थी और चीनी खत्म हो गई थी। बहुत देर बाद जब बच्चा चीनी लेकर लौटा, मेहमान आ चुके थे। माता ने उन्हें नींबू का शरबत पिला दिया था, पर बच्चे के आते ही माँ ने कहा, क्यों बेटा, गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मतलब कोई महत्वपूर्ण काम करने गए थे और महत्वहीन बातों में लग गए होंगे तुम तो। और उसने अपनी माता से माफी मांगी। यह एक उदाहरण है बच्चों कि हमारे जो काम जरूरी हैं उन्हें हमें पहले करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा ये काम हम बाद में करेंगे, चलो थोड़ा मोबाइल पर हम गेम खेल लेते हैं, या फिर चलो हम कोई पिक्चर देख लेते हैं टीवी पर। कई बार हम देखी हुई चीजें भी दोबारा देखते हैं तो हमारा जो जरूरी काम है वह बाकी रह जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, और यदि हम करते हैं तो लोग हमारे लिए यह कहावत अवश्य कहेंगे कि गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो आप इस कहावत को अच्छे से समझ गए हैं। यदि आपका मित्र या आपके मित्र समूह में कोई ऐसी हरकत करे तो आप यह कहावत उस पर लागू कर सकते हैं। आइए अगली कहावत देखते हैं। एक सामान्य कहावत है जिससे आप सब परिचित हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। है ना बच्चों? आपका मित्र कोई बहुत बोलता हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो वैसा कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता चले कि सच में तो यह कुछ भी नहीं कर सकता। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। चलिए अब हम अंतिम कहावत देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही है बच्चों, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका मतलब यही है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। कई बार हम दूसरे का यदि अपमान करते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि यह चीज हमने सही किया है या गलत किया है, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना हमारे साथ घटे कि वही व्यक्ति एक दिन हमारे सामने ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि वह हमारा अपमान करे, तब हमें एहसास होता है कि हमने भी इसके साथ गलत किया था। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह से सभी चीजें
आपको जो है अच्छे कार्य की तरफ ले जाएं, वही चीजें आपको करनी चाहिए। नहीं तो यदि कोई नहीं देख रहा हो तो भी हमारी प्रकृति का जो एक वेग है, प्रकृति का जो पावर है, ईश्वर है, वह तो हमारे कार्य को निरीक्षण करता ही है। तो अपने आप से सच्चे रहिए, अपने मन से सच्चे रहिए और अपने कार्य को अच्छे ढंग से ही करिए। यहाँ पर जो हमारी इकाई 3 जरा मुस्कुराइए है, वह इकाई हम समाप्त करते हैं। इस इकाई में हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? हमने चुटकुले पढ़े, हमने यह भी देखा कि किस तरह से आप सामयिक और समाचार पत्र से चुटकुलों का संग्रह कर सकते हैं, हमने मुहावरे पढ़े, हमने कहावतें पढ़ी और हमने वाक्य प्रयोग करना सीखा। अब आज का आपका गृह कार्य तो पता है, लिंग परिवर्तन के सभी वाक्य आपको लिखने हैं। वाक्य प्रयोग के 2 शब्द जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, आपको उसके वाक्य भी बनाने हैं और आपको अपने माता और पिता से दूसरी इसके अलावा अन्य कहावतों को लेकर उनका संग्रह करना है और उनसे संबंधित कोई उदाहरण भी सोचने हैं और अपने मित्रों के साथ उसकी चर्चा करनी है। ठीक है बच्चों, और आशा करती हूँ इस इकाई को आप खूब अच्छे से समझ गए हैं और इससे संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब अब आप दे सकेंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। टाटा। आज का प्रश्न, स्त्री जाति का शब्द कौन सा है? इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए घर, विकल्प बी पंखा, विकल्प सी लेखक, विकल्प डी आवाज। आपको सही विकल्प सोचकर उसका सही उत्तर हमें इस टोल फ्री नंबर पर भेजना है 6357399446।